स्वागत है आप सबका आज की अपनी इस क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे सिद्ध साहित्य के बारे में। साथियों, कल क्या हुआ था कि मेरे जो लैपटॉप है इसमें बैटरी डाउन हो गई थी। इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दबाजी करके और जो कथन थे वो मैंने नहीं बताए थे पूरे, मैंने दो कथन ही बताए थे। लेकिन आज हम थोड़ा वापस बैक साइड चलते हैं, तो विशेषताओं को देख के, थोड़ा स्पीड में विशेषता देख के और वापस आपको कथन पूरे करवाऊंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य की विशेषता देख लेते हैं हम एक बार। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। ये वैदिक देवी देवताओं के स्थान पर लौकिक देवी देवताओं को मानते थे। और इनके बारे में, सबके बारे में कल समझा दिया था, तो एक बार रिवीजन करते हुए हम यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है, ये शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति पर आधारित ज्ञान को महत्व देते थे। सरप्पा का जो कथन था, इन्होंने क्या कहा था? पंडित सत सत बखणाई देहई बुद्ध व बसंत न जानई। ठीक है, ये किसका कथन था? तो सरप्पा का कथन था। दोहा यानी पंक्ति थी जो सरप्पा की थी। ठीक है, इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था, ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का विरोध किया था, तंत्र साधना पर बल दिया था। सिद्धों ने नारी सहवास को ब्रह्मानंद के समान मानते थे। पंच मकार की प्रवृत्ति का इन्होंने जो विकास विकास किया था वो है, इसमें पंच विकार की जो प्रवृत्ति है इसमें कौन कौन आते हैं? तो मैथुन, मांस, मध्य, मत्स्य और मुद्रा। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी अपने नाम के साथ ही आदर सूचक पा शब्द का प्रयोग करते थे और जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। इनके यहाँ कमल योनि का प्रतीक और कुलिस लिंग का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी इनमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी मिलती थी। उल्ट भाषियों का प्रयोग इनमें होता था। ठीक है, सिद्ध साहित्य को निम्न तीन भागों में विभाजित किया गया था: नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधनात्मक रहस्यवादी साहित्य। चर्या पद की रचना दृष्टिकूट शैली में हुई थी। साहित्य में शांत एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता, निराशावाद के भीतर आशावाद का सवर। ठीक है, इसके बाद बात की थी इन्होंने वामाचार पद्धति का मुख्य कारण का जो पतन का था वो वामाचार पद्धति थी। गुरु को महत्व देते थे, शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना की थी, योग साधना द्वारा शक्ति की शुद्धि पर बल दिया था। ठीक है, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और जो सिद्ध थे उन्होंने कौन कौन से शोध कार्य किए थे? तो सबसे पहले बेंडल नाम का जो व्यक्ति था, यानी जो लेखक थे, बेंडल नाम का व्यक्ति था, उसने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया था। उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का प्रकाशन बौद्ध गान और दोहा नामक एक जो ग्रंथ था उसके अंदर इसका प्रकाशन करवाया था, सिद्धों की रचनाओं का। प्रबोध बागची ने दोहा कोश का संपादन किया था। राहुल सांकृत्यायन जी ने भी दोहा कोश का संपादन किया और हिंदी काव्यधारा में सिद्धों और उनकी रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। सर एक मिनट, ये आगे निकल नहीं रहा है तो आप चेक करिए ना। आगे वाली पीपीटी मेरी, चलो मैं इससे निकालने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट रुको सर। 14 नंबर की, ठीक है। हम सिद्धों के बारे में, आलोचकों के मत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कल हमने दो मत देख लिए थे, यानी दो कथन देख लिए थे, जिसमें दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन थे। सबसे पहले हमने शुक्ल जी का पहला कथन है उसके बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म में विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। कौन? सिद्ध साहित्य। ठीक है, इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार पद्धति अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। तो ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें जनता पर इन योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया है। तो ये कथन भी किसका था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं उनके जो सिद्धों का तीसरा कथन है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और ये कथन सिद्धनाथ और जैन के तीनों के संबंध में है। उन्होंने क्या कहा था? उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, कौन कौन सी? तांत्रिक विधान, योग साधना और आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन किसका था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। और किसके बारे में था? तो सिद्ध, नाथ और जैनों तीनों के संबंध में दिया था। ठीक है,
इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले कथन, वो है 15 नंबर का कथन। पेज आ गया अपना। 3 कथन हमने देख लिए थे। चौथे कथन के बारे में हम बात करते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन के बारे में हम बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था? उनका कथन है, जो जनता तत्कालीन नरेशों के स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया था। तो यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो एक बार एक कथन मैं आपके सामने लिख देती हूँ, आप भी अगर साथ के साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, जो जनता जो जनता, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है साथियों, तो आप हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देवे, क्योंकि मुझे भी थोड़ी ऐसी लगती है। जो जनता तत्कालीन तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छा चारिता, पराजय या पतन पराजय या पतन पराजय या पतन से त्रस्त होकर त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी में गिरी हुई थी। उसके लिए इन उसके लिए इन सिद्धों की वाणी इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। किसका कार्य किया? संजीवनी बूटी का कार्य किया। संजीवनी बूटी का कार्य किया। यह कथन किसका था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं इसको कि इन्होंने क्या कहा था। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी में संजीवनी बूटी का कार्य किया था। तो यह कथन किसका था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगले कथन के बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर राम कुमार जी का कथन है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है। यह कथन किसका था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ठीक है, एक बार हम कथन को लिख लेते हैं। सिद्ध साहित्य का महत्व सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है। प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है। और ये कथन किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। किसका है ये कथन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ये कथन है। ठीक है, एक बार कथन वापस फिर से पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था? सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि का जो आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक रूप से प्राप्त होती है। ये कथन किसका था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इसके बाद अगले कथन के बारे में हम बात करते हैं, जो है अपने ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। तो पीछे वाले पेज में कर लेते, दोनों कथन एक साथ हो जाएंगे अपने। छठा कथन के बारे में हम बात करें, सिद्धों की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती थी, अतएव साहित्य के क्षेत्र में वह अपेक्षा की दृष्टि से देवी देखी गई थी। ठीक है, तो एक बार कथन को लिख लेते हैं हम। सिद्धों की कविता, सिद्धों की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती थी, जनता की भाषा से संबंध रखती थी। अतएव साहित्य के क्षेत्र में, अतएव साहित्य के क्षेत्र में वह अपेक्षा की दृष्टि से देखी गई थी, वह अपेक्षा की दृष्टि से, वह अपेक्षा की दृष्टि से देखी गई थी, देखी गई थी। ये कथन भी किसका हम बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। किसका ये कथन भी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। एक बार कथन को फिर से पढ़ लो ताकि अच्छे से याद हो जाए। सिद्धों की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती थी, अतएव साहित्य के क्षेत्र में वह अपेक्षा की दृष्टि से देखी गई थी। यह कथन भी किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। आगे हम बात करें इसके, तो अगला कथन है अपना पास छठा, सातवां कथन अपने पास, वो है अपने पास सातवां कथन डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। इनके कथन के बारे में हम बात करते हैं। इनका कथन है, सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में वह भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। किसका कथन था? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का। ठीक है, तो एक बार हम ये कथन लिख लेते हैं। सातवां कथन है और अंतिम कथन है ये आज का। सिद्धों की कुछ रचनाएं, सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में है, अपभ्रंश में है। वह भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के, वह भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है, अपभ्रंश के निकट ही है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है, इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के, क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी, संध्या काल में प्रचलित थी। और इसको, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने। किसने दिया था? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने। अगर हम इनकी पुस्तक के बारे में बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो हिंदी साहित्य के युग और प्रवृत्तियां बुक में जो इनकी बुक है उसकी रचना की थी। और इनके जो कथन है एक बार देख लेते हैं हम।
बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये भी, एग्जाम में आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, एक बार पूछा गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में है, वह भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। और ये कथन किसका था? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का। तो ठीक है साथियों, आज अपने ये कथन पूरे हो गए हैं। कल से हम उनकी जो सिद्ध साहित्य कवि है और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।